कक्षा 10 जीव विज्ञान के हम लोग तीसरा चैप्टर परिवहन का आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाओं के बारे में। यानी कि रक्त जो हमारे शरीर में प्रवाहित होती है तो किस किस प्रकार की रक्त नलिकाओं के द्वारा, वाहिनियों के द्वारा जो है पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, जिसके द्वारा आवश्यक पदार्थ या अन्य हानिकारक पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। तो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत उसे हम लोग देखते हैं। रक्त वाहिनियां, मनुष्य में रक्त के परिसंचरण के लिए 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है। तो हम लोग को स्पेशली यहाँ मनुष्य के बारे में पढ़ना है। मनुष्य में रक्त परिसंचरण के लिए 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है, जिसमें पहला हम लोग देख रहे हैं धमनी, आर्टरी। यह शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और यह शुद्ध रक्त जो है यह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाती है, जो धमनी के माध्यम से। इसकी दीवार मोटी होती है, लचीली होती है और कपाटहीन होती है, यानी कि इसमें किसी प्रकार के नलिका में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है और बिना रुकावट के यह आ जा सकती है। इसकी दीवार मोटी, लचीली और कपाटहीन होती है। विभिन्न प्रकार की धमनी शरीर के विभिन्न भागों में बंटकर धमनिकाएं बनाती है और धमनी जो है विभिन्न भागों में जाती है और बंट करके धमनिकाएं बनाती है, जो विभिन्न अंगों के अंदर कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो धमनिकाएं जो है विभिन्न कोशिकाओं के अंदर जाके विभक्त होती है। फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त भी ऑक्सीजनित ब्लड प्रवाहित होते हैं, रक्त प्रवाहित होते हैं, जो हृदय से फेफड़ा में जाता है। यह एक अपवाद है। जैसे धमनी में हम लोग पढ़े हैं कि धमनी से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी एक ऐसा है जिससे अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, वी ऑक्सीजन जनित, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, वह है शिरा। तो शिरा जो है यह अशुद्ध रक्त या वी ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर ले जाती है, यानी कि शरीर के जितने भी भाग हैं उससे रक्त जो है हृदय तक जो पहुंचता है वह शिरा के माध्यम से पहुंचता है, वेन के माध्यम से पहुंचता है। इसकी दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है और इससे हृदय की ओर खुलने वाले कपाट होते हैं, क्योंकि इसमें हृदय की ओर जाने वाली कपाट होती है, यानी कि शिरा में रक्त पीछे की ओर नहीं आ सकती, आगे की ओर बढ़ेगी और यह हृदय तक पहुंचेगी। लेकिन इसमें भी अपवाद है, फुफ्फुस शिरा जो शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, जो फेफड़ा से हृदय की ओर रक्त को ले जाती है। तो शिरा जो होता है हमारे शरीर के त्वचा में ऊपरी सतह तक रहता है, जिसमें नीले रंग का एक नली दिखाई देती है शरीर में, वह हमारा शिरा होता है। जबकि धमनी हमारे शरीर के मांसल भाग में धंसे हुए होते हैं, वह दिखता नहीं है। उसके बाद में एक तीसरा है रक्त केशिका। क्या है? रक्त केशिका, जिसको हम लोग ब्लड कैपिलरी कहते हैं। यह अत्यंत पतली रक्त नलिकाएं होती है, यह अत्यंत पतली रक्त नलिका होती है, जिसकी दीवार जो है जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम्य होती है। यह अत्यंत पतली रक्त नलिकाएं होती है, जिसकी दीवार जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। विभिन्न कोशिकाएं जुड़ करके सिरिकाएं तथा विभिन्न सिरिकाएं जुड़ करके शिरा बनाती है। तो रक्त कोशिका में देखती केशिका जो है यह अत्यंत पतली रचना होती है, जिसकी दीवार जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए भी यह पारगम्य होती है, यानी कि यह से विसरण की क्रिया होती है, जिसके माध्यम से केशिका से ही निकल करके रक्त कोशिका तक जाता है, पदार्थों का आवागमन होता है यहाँ पे, और पुनः जो है धमनी से निकल करके निकलता है और शिरा में जाकर के सिरिकाओं के माध्यम से शिरा बना लेती है। अब एक तीसरा हम लोग देख रहे हैं, वह है लसिका, लिम्फ। तो लसिका के बारे में हम लोग देखते हैं कि यह लसिका क्या है। तो यह उत्तक कोशिकाओं में स्थित श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल्स सहित रक्त प्लाज्मा को उत्तक द्रव या लसिका कहते हैं। देखिए, उत्तक कोशिकाओं में स्थित श्वेत रक्त कणिका
WBC जिसे बोलते हैं हम लोग, संयुक्त रक्त प्लाज्मा को उत्तक द्रव या लसिका कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। यह रंगहीन या हल्का पीला रंग का होता है। इसमें RBC की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि रंगहीन है। RBC तो लाल रंग का पाया जाता है, किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो लसिका से ऑक्सीजन, पचे हुए भोज्य पदार्थ, हार्मोन कोशिकाओं में विसरित होते हैं। देखिए लसिका से क्या होता है? ऑक्सीजन का विसरण होता है, भोज्य पदार्थ का विसरण होता है और हार्मोन का विसरण होता है कोशिकाओं में, तथा CO2 जल उत्सर्जी पदार्थ उत्तक की कोशिकाओं से लसिका में विसरित होते हैं। इसमें रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम होती है। प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? इसमें बहुत ही कम होती है लसिका में। तो इस तरह से हम लोग रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़े। धमनी, सीरा और रक्त केशिका। धमनी शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, जबकि सीरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। और केशिका, रक्त केशिका का काम है पारगम्य झिल्ली की तरह, जिसके माध्यम से रक्त में उपस्थित जो आवश्यक पदार्थ जो होते हैं, चाहे वह ऑक्सीजन हो, भोज्य पदार्थ हो, उत्सर्जी पदार्थ कुछ भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो सबको एक जगह से दूसरे जगह विसरण के लिए या प्रेरित करती है या विसरित होकर के पुनः धमनी और सिरा में पहुंचती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रक्तचाप, जिसको हम लोग बोलते हैं, सामान्यतः सुने भी हैं, ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं उसे? ब्लड प्रेशर कहते हैं रक्तचाप। तो महाधमनी और उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दबाव को रक्तचाप कहते हैं। धमनी की जगह महाधमनी हो गया, धमनी मिल करके, तो महाधमनी और उसकी मुख्य शाखा में जो रक्त के प्रवाह का जो दबाव होता है धमनी में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दबाव हृदय के वेसुओं में संकुचन और शिथिलन के कारण होते हैं। रक्त का प्रेशर किसके कारण? संकुचन और शिथिलन। संकुचन या शिथिलन के कारण ही ना रक्त एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, यानी कि रक्त पर दबाव पड़ता है, जिससे शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचता है। तो शिराओं की अपेक्षा धमनियों में रक्त का दबाव अधिक होता है, क्योंकि धमनी के माध्यम से ही रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, इसलिए धमनी का प्रेशर ज्यादा होता है शिराओं के अपेक्षा। अब देखते हैं यह क्रियाविधि में निलयों में संकुचन के उत्पन्न होने से उत्पन्न दबाव को, निलय में जो उत्पन्न होते हैं दबाव, उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। निलय में जो उत्पन्न जो होता है दबाव, उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो लगभग 120 mmHg के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। 120 मिलीमीटर Hg मतलब पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के यह बराबर होता है। निलय के शिथिलन से उत्पन्न दबाव को डायस्टोलिक कहते हैं, जबकि निलय के संकुचन जो होते हैं उसे सिस्टोलिक कहते हैं, और निलय के शिथिलन से जो उत्पन्न दबाव होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कितना होता है? 80 mmHg के स्तंभ के द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। तो एक बार शिथिलन और एक बार संकुचन। संकुचन में कितना होना चाहिए? 120, जबकि शिथिलन में कितना होना चाहिए? 80। तो इसलिए हम लोग देखते होंगे ब्लड प्रेशर जहाँ रहता है लिखा हुआ, वहां पे कहीं कहीं देखते होंगे, नाप करके देखे होंगे, या कभी बीमारी में नापा गया होगा, देखे होंगे अपने परिवारों में, तो वह होता है 120/80, यानी कि 120 जो है अधिकतम और 80 जो होता है वह न्यूनतम जो है ब्लड प्रेशर होना चाहिए, जिसे हम लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यानी कि संकुचन का और शिथिलन का, उसे हम लोग दाब कहते हैं। तो एक स्वस्थ मनुष्य की सामान्य स्थिति में जो होती है रक्त का दाब जो होता है वह 120/80 mmHg होता है। और रक्तचाप को स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। यह मानसिक चिंता का कारण होता है, उत्सुकता आदि के कारण भी होता है। इस अवस्था में कभी कभी रक्त वाहिनियां फट जाती है, जिससे हृदय घात, हार्ट स्ट्रोक हो सकते हैं। तो इस तरह से मनुष्य के शरीर में रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर सामान्य से अधिक रक्तचाप हो जाता है, रक्त का दाब हो जाता है, तो हाइपरटेंशन हो जाते हैं। यह अधिक चिंता के कारण, टेंशन के कारण, तनाव के कारण या उत्सुकता में भी कभी कभी हो जाती है। और कभी कभी रक्त वाहिनियां फट जाती है, जिसे हृदयाघात भी कहते हैं। तो इस तरह से मनुष्य के शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग दोहरे परिसंचरण तंत्र को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखेंगे मनुष्य के
दोहरे परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कि अगर पूरे शरीर का रक्त जो होता है, यह रक्त जो है राइट ऑरिकल में यानी कि दाएं अलिंद में आता है, और दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त जो है त्रिदली कपाट के माध्यम से वह जो है दाएं वेंट्रिकल यानी कि राइट वेंट्रिकल दाएं निलय में आता है, और दाएं निलय से होते हुए यह रक्त जो है वह कहाँ पहुंचता है? लंग्स में पहुंचता है। लंग्स में किसके द्वारा पहुंचता है? तो फुफ्फुस चाप के द्वारा या फुफ्फुस धमनी के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं कि इसके द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है और लंग्स में जाता है, और लंग्स से होकर के पुनः जो है लंग्स में आया तो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा थी, अब यहाँ ऑक्सीजन की जो मात्रा थी इससे रक्त क्या हो गया? ऑक्सीजनित रक्त हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहीं रह गया। अब इस स्थिति में ऑक्सीजन जनित रक्त जो है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से यह जो है राइट जो है ऑरिकल में जाता है, और राइट ऑरिकल से यानी कि दाएं वाले भाग के ऑरिकल से यह कपाट के द्वारा द्विदली कपाट के द्वारा फिर यह जो है वह बाएं वाले वेंट्रिकल में यानी कि बाएं अलिंद से बाएं निलय में, और बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा फिर जो है वह धमनी महाधमनी केशिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। इसलिए मनुष्य के शरीर में दोहरे परिसंचरण तंत्र होते हैं। 2 बार रक्त का हृदय में जाना और आना होता है। यह एक विशेष परिस्थिति है क्योंकि मनुष्य की क्रिया विधि ऐसी है जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसलिए ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है जो इस दोहरे परिसंचरण तंत्र से पूर्ति हो जाती है। हम लोग एक जल्दी से देख लेते हैं धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा, धमनी यह शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, जबकि शिरा जो है अशुद्ध या वी ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। तो हृदय की ओर कौन पहुंचाता है? शिरा पहुंचाता है, जबकि हृदय से रक्त शुद्ध रक्त लेकर के शरीर के विभिन्न भागों में धमनी। धमनी की दीवार मोटी और लचीली होती है, जबकि शिरा की दीवार जो होती है वह अपेक्षाकृत पतली होती है। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिरा में क्या होते हैं? कपाट उपस्थित होते हैं। धमनी मांसल भाग में अधिक गहराई में होती है, जबकि यह मांसल भाग में कम गहराई में होता है मांस के अंदर। उसके बाद में धमनी में रक्त का प्रवाह जो है तीव्र और झटके के साथ होता है, जबकि इसमें रक्त का प्रवाह जो है धीमी गति से होता है, धीमी चाल से होता है। यानी कि धमनी में रक्त का प्रवाह झटके से होता है तो शिरा में रक्त का प्रवाह आराम से होता है, धीमी गति से होती है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध रक्त का प्रवाह तो धमनी और शिरा से होता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी में ठीक इसका उल्टा है, जहां शुद्ध और अशुद्ध रक्त का प्रवाह जो है उल्टा है। फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त, जबकि फुफ्फुस शिरा से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इस प्रकार से हम लोग जो है बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो था हम लोगों का परिवहन कक्षा 10 का वह समाप्त हुआ, जिसमें हम लोग जो है 4 या 5 भाग में हम लोग पढ़े हैं, जिसको हम लोग फिर से रिवीजन कर लेंगे आप लोग देख करके, और इसको नोट्स भी बना लेंगे ताकि जो है आपको आगे एग्जाम के समय में काम दे सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताए गए हैं। अगर इतना पढ़ने के बाद निश्चित है कि एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा, आपका निश्चित रूप से बन जाएगा।